हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज के वीडियो के अंदर हमारी जो बुक है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, उसकी बुक का हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या था, कैसे स्टार्ट होता है, किस प्रकार से उसका एंड होता है, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड है, वर्ल्ड वॉर सेकंड ऑल्सो कॉल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर। जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है उसको हम वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। Was a conflict था that every part of the world during the year 1939 to 1945। क्या बोल रहे कि एक ऐसा वॉर था जो कि पूरी जो कंट्री में, हर एक कंट्री में हमें देखने को मिला, जो कि टाइम पीरियड बताया गया है वर्ल्ड वॉर सेकंड का 1939 से लेकर 1945 तक। तो जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है इसको वर्ल्ड वॉर इसलिए बोला जाता है क्योंकि 100 से ज़्यादा कंट्रियाँ हैं, उसमें हमने वर्ल्ड वॉर सेकंड के निशान देखे गए हैं कि वहां पर भी वॉर था, यहाँ पर भी वॉर था, 100 से ज्यादा कंट्रीज में देखने को मिला, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड बार ऐसा वॉर हुआ जो कि वर्ल्ड में दूसरी बार हमें देखने को मिला कि 100 से ज्यादा कंट्रियां इन्वॉल्व हैं इस युद्ध में, तो इसको सेकंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना गया। इस जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है इसमें दो पावर थी, एक थी एक्सिस पावर, एक थी अलाइंड पावर। जो हमारी जो वर्ल्ड है वो दो टुकड़ों में बटा हुआ था, एक था एक्सिस पावर के अंदर और एक थी अलाइंड पावर के अंदर। जो एक्सिस पावर के अंदर जो कंट्रियां थी वो थी जर्मनी, इटली और जापान था। वहीं जो अलाइंड पावर थी उसमें फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन था, यूनाइटेड स्टेट था एंड सोवियत संघ था, जिसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, और चाइना भी था। और इनडायरेक्ट वे से हम अलाइंड पावर के अंदर आते थे, इंडिया की जो कंट्री। कैसे? क्योंकि आपको पता है ये टाइम पीरियड वही है जहां पर हम क्या थे, ब्रिटेन का क्लोनी थे, हम उपनिवेश थे ब्रिटिश लोगों के। तो वो अलाइन पावर में है, तो वो हमें क्या मिलिट्री में बना के, जो मिलिट्री के पीपल होते थे इंडिया के, उनको लेके जाया करते थे वहां पर। तो अलाइन पावर में हम भी थे, इंडिया भी थी। इट वॉज द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जो कि सबसे लार्जेस्ट था, जो कि लगभग 6 साल तक चला। इसके अंदर 100 मिलियन जो लोग हैं वो घायल हुए थे एंड 50 मिलियन पीपल हैं वो किल्ड हुए थे इसके अंदर। अराउंड 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और जो ये पॉपुलेशन है उस समय जितनी भी पॉपुलेशन थी, जैसे 100% जो पॉपुलेशन होती है उनमें से जो 3% जो लोग हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मर गए थे। तो आप देख सकते हो कैसा वॉर था, बहुत बड़े पैमाने पर जो वॉर हुआ था ये। कोज ऑफ वॉर, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसका कोज होने कारण क्या थे, सेकेंड वर्ल्ड हुआ, तो इसके बहुत सारे कारण हैं जिसे कि हम एक एक करके जानेंगे। तो क्या क्या कारण होते हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, फेलियर ऑफ अपीसमेंट होता है, राइज ऑफ मिलिटरिज्म इन जर्मनी एंड जापान, और फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। ये 5 कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड होता है। तो उन्हें एक एक करके हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्या थी, तो आप इसको भी रीड ना करके मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्या था, जो वर्ल्ड वॉर वन है वो खत्म हुआ था, वो सिर्फ ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस की वजह से ही खत्म हुआ था। इतना बड़ा युद्ध था, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस थी क्या, उसकी वजह से युद्ध खत्म हुआ। उसके अंदर ये था कि जो जर्मनी ने युद्ध स्टार्ट करा था, वर्ल्ड वॉर वन है जर्मनी की वजह से स्टार्ट हुआ था, तो वही जर्मनी से जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए थे अलाइन पावर ने। उन्हें बोला था कि तुम्हारी वजह से ही क्या हुआ है, ये वॉर हुआ, तुम्हारी वजह से ही जो वर्ल्ड में बिल्कुल इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा है, इसलिए तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तुम्हें ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस में सिग्नेचर करने होंगे जिसके अंदर लिखा हुआ था कि तुम सारी चीजों की भरपाई करोगे, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो ये थी ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस, और इसके अंदर बहुत सारी और भी बातें होती हैं जिन्हें हम अब रीड करेंगे। फ्लोइंग वर्ल्ड वॉर वन, जो वर्ल्ड वॉर वन होता है, द विक्टोरियस अलाइन पावर, जो जीती हुई जो कंट्री होती है, मीट टू डिसाइड जर्मनी फ्यूचर, जर्मनी का फ्यूचर डिसाइड करती है कि तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। वो फ्यूचर बताते हैं कि तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा जर्मनी को। जर्मनी वॉज फोर्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, और जर्मनी पे जबरदस्ती से साइन करवाया गया था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस पे। अंडर दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के अंदर जर्मनी हैव टू गिल्ट था कि उसको पे करने पड़ेंगे, रिपेरेशन उन्हें पे करने पड़ेंगे। जो अदर जो कंट्री थी उन्होंने जो पैसे लगाए, उनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं अदर कंट्रीज में, उसकी भरपाई जर्मनी ही करेगा।
जर्मनी लॉस देयर टेरिटरी। और क्या होता है, जर्मनी उन चीजों को पे नहीं कर पाता, इतने सारे पैसों को। क्या होता है, वो पे करता ही जा रहा था, करते ही जा रहा था, लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जिसमें कि वो पैसे देने में नाकाम होता है, और उसकी बहुत सारी जो टेरिटरी है, बहुत ज्यादा जो स्टेट होते हैं, वो उन्हें अलाइड पावर को, जो जीती हुई कंट्री है, उनको देने पड़ते हैं। और उनसे बोला जाता है जर्मनी को, फ्यूचर देख रहे हैं ना, तो फ्यूचर में बताया उन्होंने कि तुम एक भी मिलिट्री नहीं रखोगे। ये किसके अंदर लिखा हुआ है, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस के अंदर लिखा हुआ है कि जर्मनी को क्या क्या करने पड़ेंगे। उसे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, जो हमें इकोनॉमिक क्राइसिस आई है जो जीती हुई कंट्रीज में। और उसी जर्मनी में क्या होता है, उसकी टेरिटरी भी उसके हाथ से चले जाते हैं, जो उसके अंदर जो पार्ट होते हैं, स्टेट होते हैं, वो भी चले जाते हैं। और उनकी जो लार्ज मिलिट्री थी, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड वॉर 1 में मतलब काफी हद तक जीता, वो भी सारी मिलिट्री हैं उसके चली जाती हैं। और क्या होता है, वहाँ की जो जर्मनी के पीपल होते हैं, बिल्कुल अल्ट्रा नेशनलिज्म इन जर्मनी। और जर्मनी के अंदर क्या होता है, इससे जर्मनी के लोगों के अंदर क्या आ जाती है, ये आ जाती है, हमें ट्रीटी ऑफ वर्सलेस को क्यों सिग्नेचर करने पड़ रहे हैं। तो ये सारी थी ट्रीटी ऑफ वर्सलेस, जिसमें कि लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे कि हमें हमारे देश में बहुत ज्यादा क्राइसिस आ रहा है। आप ही सोच के देखो, एक इंडिया जैसी कंट्री है, उसको हर साल किसी ना किसी एक कंट्री को पैसे देने ही पड़े लगातार। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आ जाएगा कि हम जो नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो सोचेंगे कि हमारे देश में ही क्यों क्राइसिस आ रहा है, हमें क्यों देने पड़ रहे हैं उनको पैसे। तो उस प्रकार से जर्मनी के पीपल के साथ भी ऐसा ही होता है। फिर इससे क्या होता है, राइज ऑफ नाजिज्म, जो नाजी का किस प्रकार से जन्म होता है। एडोल्फ हिटलर, द लीडर ऑफ जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। ये जो एकदम से क्या होता है, हिटलर है वो एक पावर में आता है, और वहां पर क्या होता है, अपनी सरकार बनाता है। इसके अंदर क्या था कि हिटलर क्या था, एक नाजी था, जिसमें कि उसको ये होता था हमें क्यों पैसे देने पड़ रहे हैं अदर कंट्रीज को। तो जर्मनी में क्या, हिटलर अपनी सरकार बनाता है, और इसमें लोगों को बताता है कि मैं अब यहाँ पर क्या करूंगा, जो वर्सलेस की जो ट्रीटी है उसको हम बिल्कुल मानने से इनकार करेंगे, और हम अपने जो हमारी कंट्री, जो हमारी अदर स्टेट है, हमारी टेरिटरी है, जो हमने खो दिया, उनको मैं इसके अंदर लेके आऊंगा। तो लोग तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप ही सोचो, हम इंडिया के मेंबर से कोई बोला कि हमारी जो कंट्री थी, जो हमारे पहले जो स्टेट थे, उनको आपको वापस दे रहे, तो हम कितने खुश हो जाएंगे। तो सेम ऐसे जो कंट्री के लोग भी इस तरीके से खुश हो जाते हैं। तो एडोल्फ हिटलर है, वो लीडर होते हैं जर्मनी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। जैसे हमारे यहाँ पर पार्टी होते हैं ना, बीजेपी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ये बहुत सारी पार्टी होता है। तो सेम एज डी जो हिटलर है, हिटलर की भी पार्टी कौन सी है, जर्मनी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी है, नाजी। ठीक है। Hitler promised to the autumn the Versailles Treaty restore Germany wealth, glory and secure additional। वो क्या बोलता है कि मैं क्या करूंगा, अब जर्मनी के अंदर हिटलर की जब सरकार आती है, लोगों को बताता है कि मैं अब क्या करूंगा, जो वर्सलेस की जो ट्रीटी है, जो लोगों पर थोपी जा रही है, मिलिट्री नहीं रखेंगे तो मैं पैसे देने, मैं इसको बिल्कुल भी, इससे क्या करूंगा, इसको रिस्टोर करूंगा, और जर्मनी में वेल्थ और ग्लोरी लेके आऊंगा। who he content desire more as member of the superior race। और हम जो कंट्री में सुपीरियर रेस भी लेके आऊंगा मैं कंट्री के अंदर, क्योंकि हम क्या नीचे जा रहे थे, वो क्या बोलता, मैं सुपीरियर रेस में लेके आऊंगा अपनी जो कंट्री को। 1933 Hitler became the German chancellor and in a series of subsequent moves established himself as a dictatorship। तो वहां पर क्या थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। तो एकदम से हिटलर की सरकार आती है, तो हिटलर उसी टाइम क्या कर देता है, वहां पर डिक्टेटरशिप, तानाशाही सरकार कर देता है। वहां पर अब क्या इलेक्शन नहीं होंगे, और कोई भी अदर पार्टी हिटलर के अलावा आएगी नहीं। तो ये करता है हिटलर। अंदर हम जानेंगे टॉपिक्स हैं, जिसमें कि हम जानेंगे कि जो हिटलर है वो क्या करते, किस प्रकार से जो ट्रीटी ऑफ वर्सलेस को मानने से इनकार कर देते, मिलिट्री रखने लग जाते, वेपन्स बनाए, इनको भी जानेंगे। अब जानते हैं हम फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन ऐसा क्या था जिसके फेल होने से हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। द लीग ऑफ नेशन वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, संगठन था, जो कि 1919 के टाइम में बना था। तो 1990 के टाइम में ये बना था। ये किसने बनाया था, ये वुडरो विल्सन ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बनाया था। उनका मानना था कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें कि क्या सभी कंट्रीज आएंगी,
सभी कंट्रीज क्या होगा, यदि कोई भी झगड़ा होता है तो क्या हम नॉर्मल बातों से सोल्व कर लेंगे, कोई भी झगड़ा ही नहीं होगा, वर्ल्ड वॉर ही नहीं होगा। लेकिन एकदम से क्या होता है, इसके अंदर कोई जाते ही नहीं है, कोई भी कंट्री जाती नहीं है, मतलब कम कंट्रीज जाती हैं लेकिन सारी कंट्रीज नहीं जाती हैं। तो इससे क्या होता है, उसके फेल हो जाता है लीग ऑफ नेशन, कोई भी कंट्री उसके अंदर नहीं जाती, और इससे क्या होता है, हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड देखने को मिलता है। यदि सारी कंट्री उसके अंदर जाती तो क्या होता, वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं सेकंड। तो अब देखते हैं इंग्लिश के अंदर, द लीग ऑफ नेशन वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 1919 के टाइम में बनी थी। किसके लिए बनी थी, पीस, शांति के लिए बनाई गई थी। इट हैज इंडीड दैट ऑल कंट्रीज वुड बी मेंबर, कि ये माना गया था कि जो सारी कंट्रीज है इसके अंदर आएंगी, दैट इफ देवर डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट होगा कोई भी कंट्रीज के बीच में, तो वो क्या है, सेटल बाय नेगोशिएशन रेदर देन बाय फोर्स, हम आम बातों के से सोल्व कर लेंगे, कोई भी फोर्स, कोई भी हथियार वेपन्स वगैरह से इसको मतलब सुलझाएगा नहीं। तो इसे क्या करेंगे, हम आराम से बातचीत के द्वारा करेंगे। द लीग ऑफ नेशन एक गुड आइडिया है। आप सोच के देखो, सारी कंट्रीज, जैसे यूएनओ, आज के टाइम में यूएनओ है जिसमें सभी कंट्रीज है, लगभग 200 कंट्रीज हैं, तो सभी कंट्रीज आते हैं हमारे यूएनओ के अंदर, जिसमें कि आज हमें कोई भी ऐसा वर्ल्ड वॉर थर्ड तो नहीं देखने को मिल रहा ना, क्यों, क्योंकि यूएनओ की वजह से। तो लीग ऑफ नेशन भी ऐसा ही था कि वहां पर एक गुड आइडिया था, बट अल्टीमेटली क्या होता है, फेलियर हो जाता है, क्योंकि आधे से जो ज्यादा कंट्रीज है उसके अंदर जाती नहीं है लीग ऑफ नेशन के अंदर। तो इसलिए क्या होता है, ये लीग ऑफ नेशन है फेल हो जाता है, क्योंकि सभी कंट्रीज को आना चाहिए। ये थोड़ी है कि आधी कंट्रीज है वो जा रही है, वो शांति से सोल्व करे, लेकिन जो बड़ी बड़ी जो जर्मनी जैसी कंट्री है वो उसके अंदर थी ही नहीं, तो वैसे तो झगड़ा होगा ही ना, तो ये फेल हो जाता है। ऑल्सो द लीग हैव नो आर्मी, और एक लीग ऑफ नेशन की ये भी कमी थी कि वहां पर उसके पास कोई भी आर्मी नहीं थी। आर्मी नहीं थी तो क्या है, जिस प्रकार से हमने देखा कि इटली ने क्या करा, यूथोपिया, अफ्रीका की एक जगह पर यूथोपिया में आक्रमण कर देता है इटली, लेकिन इटली कर देता है, लेकिन लीग ऑफ नेशन के पास आर्मी नहीं की इटली को रोक सके, तो इसलिए ये फेल हो जाता है। उसी प्रकार चाइना भी क्या है, चाइना के अंदर भी जापान है, मंचूरिया एक जगह होता है चाइना के अंदर, वहां पर जापान है, वो भी आक्रमण कर देता है, तो उसके पास तो आर्मी नहीं है कि उसे रोक के जाके लीग ऑफ नेशन, तो इस वजह से ये फेल हो जाता है, क्योंकि इसके पास ऐसी कोई बड़ी पावर नहीं थी, नहीं बड़ी बड़ी कंट्रीज इसके साथ जुड़ रही थी, इसलिए फेल हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिल जाता है। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, ग्रेट डिप्रेशन किस चीज से आता है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलता है हमें 1930 के टाइम में। दी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक है वो बिल्कुल 1930 टाइम के बिल्कुल लो जा रही थी। इन यूरोप पॉलिटिक पावर, जो पॉलिटिक पावर है वो इंप्रिलिज्ड हो रही थी, मतलब डिक्टेटरशिप में बदलती जा रही थी। यूरोप जैसी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है उनमें क्या हो रही थी, डिक्टेटरशिप आ रही थी, मतलब तानाशाही सरकार आ रही थी। कोई भी आम जनता, पहले वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर लोगों ने सोचा था कि हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बनाएंगे जिसके अंदर आम जनता अपने नेता को चुनेगी और सबकी आम बात सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज में डिक्टेटरशिप आ जाते हैं, लोग भी तंग होने लग जाते हैं, और इस प्रकार से जो दूसरी कंट्री क्या सोचेगी कि ये इससे तंग है इस वाली सरकार से, तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्री पे कब्जा कर लेंगे और यहाँ पर अपना राज मारेंगे, कि लोग भी खुश हो जाएंगे हम ऐसा करेंगे तो, क्योंकि वो बिल्कुल तंग आ चुके हैं डिक्टेटरशिप से। तो जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज में इंप्रिलिज था, मतलब डिक्टेटरशिप था, जैसे कि जर्मनी में, इटली में, स्पेन में जो बहुत सारे जो लोग हैं वो बिल्कुल तंग आ चुके थे डिक्टेटरशिप में, तानाशाही सरकार से, इसलिए भी लोग क्या है, ग्रेट डिप्रेशन था 1929 का टाइम पीरियड। वहीं 1929 के टाइम पीरियड में क्या होता है, जो जापान होता है, वो जापान है वो चाइना के अंदर आक्रमण करने का सोचता है, इसलिए भी क्या है, एक ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पीरियड था 1929 का। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, अपीजमेंट क्या है ये देखते हैं। हिटलर है, मैंने बताया था ट्रीटी ऑफ वर्सलेस को, अपीजमेंट मतलब बिल्कुल किसी चीज को मानना ही नहीं है, बिल्कुल इनकार कर दिया था, किसने, हिटलर ने। तो इसके बाद पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट होती है, जो ट्रीटी ऑफ वर्सलेस को नहीं मानता ना, और उसकी जगह पर क्या क्या बातें थी वर्सलेस में, कि आर्मी नहीं रखनी है, पैसे देने पड़ेंगे, और टेरिटरी है वो भी अदर जो अलाइड पावर के पास चली जाती है। लेकिन हिटलर इसके विपरीत क्या करता है, हिटलर अपनी जो चीजें हैं, मिलिट्री को दोबारा से वेपन्स वगैरह बनाने लग जाता है, उसके साथ में वहां पर क्या हो जाता है, जो उसकी कंट्री थी
जो उसकी कंट्री थी पहले जो अलाइड पावर ने ले ली थी उसको दोबारा से लेने लग जाता है, और उसके साथ ही कोई भी पैसे वैसे दूसरी कंट्रीज को नहीं देता हिटलर। तो इसके बाद क्या पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट होती है, वो देखते हैं क्या थी। हिटलर ओपनली अनाउंस कर देता है कि मैं ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है उसको मानने से इनकार करता हूँ, और उसके साथ ही जर्मनी में क्या आर्मी दोबारा से बुल्ड होने लगी थी और वेपन्स वगैरह भी बनने लगे थे। और क्या है, ब्रिटेन और फ्रांस जानते थे कि जर्मनी के साथ ऐसा होगा, तो उन्होंने इसको स्टॉप करने के लिए रशिया को बोला, क्योंकि रशिया उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ी पावर थी। एन एग्जाम्पल ऑफ अपीजमेंट वॉज द म्यूनिक एग्रीमेंट होता है। इसके बाद अपीजमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के बाद क्या होता है, म्यूनिक एग्रीमेंट होता है सितंबर 1938 के अंदर, जिसमें कि फ्रांस और ब्रिटेन के साथ जर्मनी का होता है, मतलब एक एग्रीमेंट होता है, एक सहयोग होता है। वो बोलते हैं इसके अंदर जर्मनी को कौन बोलते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप कितनी पावर आपको रखनी है, अपनी वेपन्स वगैरह बना लो, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो टेरिटरीज हैं हमारी, जो टेरिटरी हमने ले रखे हैं, तुम्हें जो चेकोस्लोवाकिया का जो पार्ट है या फिर हमारी जो अनदर कंट्रीज है उसको तुम हाथ नहीं लगाओगे, जो हमने जीत ली है उनको तुम बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगे। लेकिन क्या होता है इसके अंदर, फिर दोबारा से जर्मनी इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है। जर्मनी एग्री नॉट टू इन्वेड, जर्मनी पहले मान जाता है लेकिन बाद में 1939 में क्या जर्मनी या चेकोस्लोवाकिया के पार्ट को अपने अंदर कर लेता है, तो उन्होंने तो मना किया था। इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटेन और फ्रांस है उसमें रेडी नहीं होते उस टाइम पीरियड में कि हम वॉर कैसे करें, हमारी तो मिलिट्री नहीं है, लेकिन जर्मनी तो मिलिट्री वगैरह भी बना ली थी। तो इसके बाद क्या होता है, झगड़ा हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है। अब की टर्निंग पॉइंट आता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के, हम जर्मनी अपनी मनमानी करता ही जा रहा था, लेकिन एकदम से की टर्निंग पॉइंट आता है कि जो ब्रिटेन फ्रांस होता है वो इसकी मनमानी बिल्कुल जर्मनी की सह नहीं पाते, और एकदम से क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि वो स्टार्टिंग कर रहा है जर्मनी, स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। अब एकदम से अलाइंड पावर और एक्सिस पावर बनती है। 3 इयर्स तक ऐसे ही चलता रहता है, टेंशन भरी पूरा वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऐसे ही चला रहता है। लेकिन क्या होता है, जो जर्मनी है ऑस्ट्रिया पे ही आक्रमण करता है। पहले उसने चेकोस्लोवाकिया पे कर लिया था, लेकिन बाद में जो ब्रिटेन है, जो फ्रांस है, ये मानते नहीं है, और एक्सिस पावर और अलाइंड पावर में पूरा वर्ल्ड है वो टूट पड़ता है, क्योंकि अब जर्मनी किसी की भी बात नहीं मान रहा है। हाउएवर द जर्मनी इन्वेंशन ऑफ पोलैंड, और फिर क्या होता है, एकदम से वो पोलैंड को भी लेने लग जाता है अपने अंडर। 1 सितंबर 1939 को वो पोलैंड को अपने अंडर कर लेता, कौन, जर्मनी। एंड सब्सिक्वेंटली 2 days लेटर, फिर इसके 2 दिन के बाद ही क्या होता है, जो ब्रिटेन और फ्रांस होते हैं वो जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे जो बहुत सारी कंट्रीज है जर्मनी तुमने अपने अंडर कर ली है, लेकिन अब हम पोलैंड को तुम्हारे अंडर नहीं होने देंगे। तो इसके बाद होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। तो दी मार्क द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होता है, और बहुत जगह हमें बहुत सारे वॉर देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिला 30 जनवरी 1933 को हमने देखने को मिला कि जो हिटलर है वो चांसलर बन जाता है, मतलब जर्मनी में एक लीडर बन जाता है। बाद में वो जापान है, वो किस पे आक्रमण करता है, जापान है, चाइना में आक्रमण करता है। फिर बाद में हमने देखा कि क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया पे जर्मनी करता है। बाद में ट्रीटी ऑफ म्यूनिख होता है, जिसमें कि क्या होता है, ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी को प्यार से बताते हैं, लेकिन फिर उसको तोड़ देता है, कौन तोड़ देता है, हिटलर तोड़ देता है। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। आप इन डेट को बेशक से याद मत करो, लेकिन कुछ वॉर हैं ऐसा याद रखो कि जर्मनी है इस तरीके से करता है, जिससे कि कौन सह रहे होते हैं ब्रिटेन फ्रांस। लेकिन क्या होता है, जब पोलैंड पर वो आक्रमण करते हैं, तो उसके बाद क्या है, वो सह नहीं पाते, और एक दिन के बाद क्या होता है, वॉर स्टार्ट हो जाता है, और हमें पूरी जगह वर्ल्ड वॉर सेकेंड देखने को मिलता है। तो नॉर्मल सी बात है, आप ये चीजें याद रखो। अब क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो किस तरीके से एंड होता है वो देखते हैं। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो कैसे एंड होता है, तो जब अमेरिका भी किसके अंदर था, अलाइंड पावर के अंदर था, तो वो क्या करता है, अमेरिका, उसके पास से न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका के पास, तो अमेरिका क्या करता है,
जापान क्योंकि बड़ी शक्ति थी, क्योंकि बहुत ज्यादा उपनिवेश बना रहे थे वो जापान, आप बहुत सारी कंट्रीज को अपने अंडर कर रहा था, जैसे चाइना वगैरह कंट्रीज पे अपने अंडर कर रहा था जापान। तो अमेरिका ने अनुमान लगाया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के अंदर दो बड़े बड़े शहर होते हैं जहां पर ट्रेड होता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर वो बम गिरा देता है और बहुत सारे लोग हैं वो तबाह हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसके निशान हमें आज तक भी दिखाई देते हैं। तो इसके बाद क्या, जापान है 14 अगस्त 1945 को सरेंडर कर देता है और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर है वो सुसाइड भी कर लेता है। तो जर्मनी भी हार मान जाता है, क्योंकि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर भी मर जाता है और जापान भी सरेंडर कर देता है, बिकॉज उसके दो शहर होते हैं वो पूरा तबाह हो जाते हैं, जिसमें कि जापान अब ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो लड़ाई करे। इस वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो खत्म हो जाता है और इसके बाद 1945 के बाद हमें कोल्ड वॉर देखने को मिलता है। कोल्ड वॉर भी हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में ही पता चलेगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, किस प्रकार से उसका एंड होता है और किस प्रकार से कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो जाती है। तो इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको कोल्ड वॉर की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।